नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं रूट कॉज। रूट कॉज में हर फ्राइडे को हम डॉक्टर अंशुमान के साथ में होते हैं और डॉक्टर अंशुमान से जानते हैं कैंसर, जो एक भयंकर बीमारी के नाम से जानी जाती है और बल्कि है भी, उसमें कौन कौन से कैंसर होते हैं, कौन कौन से कैंसर कैसे पनपते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं और उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ताकि अगर आपको इस सारी जानकारी रहेगी कैंसर के बारे में तो मैं समझता हूं कि स्थिति उतनी भयावह नहीं होगी, उतना आपको डर नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा, चीजों को शायद आप पहले से ही कंट्रोल कर पाएंगे और कैंसर नामक बीमारी से आप छुटकारा भी पा सकते हैं। डॉक्टर अंशुमान को हम साथ में लेते हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी, डॉक्टर अंशुमान, जैसे हम हर बार बात करते हैं एक नए कैंसर के बारे में, लास्ट वीक हमने बात करी थी गले के कैंसर के बारे में, थ्रोट कैंसर, टंग कैंसर के बारे में, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो मसूड़ों का कैंसर होता है। तो ये मसूड़ों का कैंसर जो है, एक तो मैं थोड़ा सा अपने उस पर, जैसे एक लेमैन लैंग्वेज में कहें कि हम ये समझते हैं कि भाई जो ओरल कैंसर हैं या जो मुंह के कैंसर हैं वो सारे कैंसर एक से होते हैं, या जो जिस तरह से आप बताते हैं उसमें वाकई में अलग अलग चीजों का इंपैक्ट अलग अलग पड़ता है लाइफ पे। जी, जिस तरह की सीरीज हम कर रहे हैं कैंसर की, और खास करके अभी लास्ट 2 सीरीज पहले कर चुका है, तीसरी कड़ी है उसकी, जिसमें मुंह के अलग अलग कैंसर की बात कर रहे हैं। जिसमें एक सबसे पहले सीरीज में हमने बताया था मुंह का कैंसर सामान्य रूप से क्या होता है, उसके बाद बताया टंग का कैंसर मतलब जीभ का कैंसर, और आज बात हो रही है मसूड़े के कैंसर की। तो इन जनरल अगर डिवीजन वाइज सोचे तो हेड एंड नेक कैंसर मतलब हेड और नेक एरिया का जो कैंसर होता है, एक सब ग्रुप आप समझ सकते हैं। मतलब इस जगह होने वाले किसी भी कैंसर को हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं जी। जिसमें सबसे आम कैंसर हेड एंड नेक कैंसर का उत्तरी भारत में और गुजरात के कुछ इलाकों में यह है मुंह का कैंसर। मुंह के कैंसर में भी टंग का कैंसर, जबड़े का कैंसर जिसको मसूड़े का कैंसर कहते हैं, और गाल का कैंसर जिसको बक्कल मिकोसा या चीक का कैंसर कहते हैं। जी। ये तो एक सामान्य बोलचाल की भाषा में है, लेकिन टेक्निकल डॉक्टरी के पॉइंट से, इलाज करने के पॉइंट से, या उसके आउटकम फाइनल कितना अच्छा रिजल्ट रहेगा इसका, इसके लिए इसके सब डिवीजन करते हैं। तो मुंह के कैंसर के सब डिवीजन अगर करें, हिस्सों में बांटें, तो सबसे पहले आप चालू करें होंठ का कैंसर, मतलब ऊपरी निचले होंठ का कैंसर हो सकता है। मसूड़ों का कैंसर हो सकता है। मसूड़ा किसको कहते हैं? गम्स को कहते हैं। जहां आपके दांत लगे होते हैं जबड़े में, उसके ऊपर जो चमड़ी, गुलाबी रंग की चमड़ी दिखती है, उसको कहते हैं जिंजाइवा, या आम भाषा में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मसूड़ा, मसूड़े का कैंसर। उसके बाद अंदर चले हैं जीभ का कैंसर, या उसके नीचे जहां जीभ बैठी रहती है, चिपकी रहती है, उसको कहते हैं फ्लोर ऑफ माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ का कैंसर। या कभी कभी ऊपरी जबड़े का कैंसर होता है, या अंदर एक हिस्सा होता है जो आखिरी दांत, जिसको कहते हैं अकल दांत, अकल दांत के पीछे का कैंसर, जिसको स्पेसिफिक हम नाम देते हैं मेडिकल पॉइंट से रेट्रोमोलर ट्राइगोन, RMT। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं कार्सिनोमा RMT रीजन। वो स्पेसिफिक अलग ग्रुप का कैंसर है क्योंकि उसका आउटकम भी अलग है। तो आज जब मसूड़े के कैंसर की बात करेंगे, आपने बहुत अच्छा एक विषय उठाया है। भारत के लिए मसूड़े का कैंसर क्यों अलग है, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है पान खाने की या खैनी खाने की। इन दोनों में क्या होता है, पान को भी आप यहाँ पे लगा के रखते हैं, या खैनी को आगे की तरफ या साइड में दबा के रखते हैं। तो जहां दबा के रखते हैं खैनी को, या पान के साथ तंबाकू या जर्दा इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कैंसर फॉर्मिंग एजेंट है, ये जहां पे टच में रहता है सबसे ज्यादा, तो वहां पे खतरा होता है कैंसर बनने को पूरे मुंह के अंदर बन सकता है, गले में भी बन सकता है। लेकिन उस खास एरिया में सबसे ज्यादा खतरा होता है जहां गाल आपके मसूड़े से मिल रहा है। ये जो गड्ढे वाला हिस्सा है, इस जगह के मसूड़े के हिस्से को टेक्निकली हम लोग कहते हैं जीबी सल्कस, जिंजिबो बक्कल सल्कस टेक्निकल हुआ। लेकिन आमतौर पे जहां पे आप खैनी या तंबाकू दबा के रखते हैं, उस सल्कस को, उस गड्ढे को, और ये बिल्कुल अलग एक कैंसर माना गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे कॉमन है और इसका आउटकम भी बाकी के कैंसर से अलग है। जैसे टंग कैंसर से अलग है, बक्कल मिकोसा जो चीक का कैंसर मैंने बताया उससे अलग है। तो ये हमारे यहाँ तंबाकू के सेवन की आदत की वजह से एक अलग एंटिटी है। तो मसूड़े को कैंसर को ऐसे समझना है।
जी, तो यानी कि मसूड़े का कैंसर भी है, जो लोग गुटखा खाते हैं, जो लोग पान खाते हैं, जो लोग खैनी खाते हैं, उनको ही ज्यादातर होता है। जी जी, उनको ज्यादातर होता है। स्मोकर वाले में पहले भी मैंने बताया टंग कैंसर ज्यादा कॉमन है, होने को कहीं का हो सकता है लेकिन टंग कैंसर ज्यादा कॉमन है और थ्रोट कैंसर ज्यादा कॉमन है। जो जी गुटखा पान या खैनी खाते हैं उनको चीक का कैंसर, गाल का कैंसर या मसूड़े का कैंसर ये ज्यादा कॉमन है, लेकिन होने जी, को जहां जहां इसका कैंसर फॉर्मिंग एजेंट जाएगा वहां हो सकता है। कहीं भी हो सकता है। डॉक्टर अंशुमान, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आपके उसमें भी आता होगा कई बार कि कोई व्यक्ति कंप्लीटली टी टोटलर होता है और उसको भी कैंसर हो जाता है, तो उसको किस तरह के कैंसर्स होते हैं? जी, आज अगर मसूड़े के कैंसर की बात हो रही है तो इसमें इस कड़ी के पहले हिस्से में जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसमें जी बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने तंबाकू तो आप जानते हैं कि मुंह के कैंसर का कारण है, तो मसूड़े के कैंसर का कारण भी बनेगा। स्पिरिट दूसरा मैंने बताया था, सेकेंड इज अल्कोहल, वो भी जी मसूड़े के कैंसर का कारण होता है। डेंटल प्रॉब्लम मतलब दांत की खराबी है, जैसे दांत शार्प हैं, पैने दांत हैं, या हम्म दांत में कुछ कैविटी बन रही है, या दांत की फिलिंग का मटेरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ, या नकली दांत आप लगाते हैं जो मसूड़े को बार बार इरिटेट करता है, छिल जाता है, या मुंह जी की गंदगी, मुंह की सफाई अच्छी नहीं होती है, या कुछ वायरसेज हैं जिसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इस तरह के अलग अलग कारण देखे गए। तो उन ग्रुप में जिन्होंने कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया या अल्कोहल का सेवन नहीं किया, उनमें होने वाले कैंसर के कारण ये सारे हो सकते हैं। इसलिए बार बार मैं कहता हूं जो भारत में एक कमी है, ओरल हेल्थ मतलब मुंह के स्वास्थ्य की जागरूकता की काफी कमी है। लोग डेंटल के डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब दांत हिलने लगे या दर्द होने लगे या उससे खून निकलने लगे, तभी सोचते हैं कि डेंटल प्रॉब्लम है। जबकि आइडियली हम्म क्या है, जागरूकता इतनी होनी चाहिए कि अपने दांत की कैसे सफाई करनी है, मतलब बचपन से बच्चों को सिखाना जाना चाहिए कि दांत की सफाई, मुंह की सफाई कैसे करनी है, क्या क्या समय जाके आपको डेंटल के डॉक्टर को मिलना है, चेकअप कराना है, रेगुलर डेंटल क्लीनिंग करानी है। ये एक अहम हिस्सा होना चाहिए हमारे जीवन का। और इस जागरूकता को इतना बढ़ाना है कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक जब दांत निकल भी जाए, आर्टिफिशियल अब दांत लगा रहे हैं, डेंचर लगा रहे हैं, तब क्या क्या केयर करना है, इसकी जागरूकता की बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कभी तो कभी खतरनाक कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। जी, जी यानी कि ये मतलब एक बड़ी बात आपसे निकल के आई, यानी कि जो लोग नकली दांत भी लगवाते हैं या जो फिलिंग भी करवाते हैं, अगर गलत मटेरियल का भी उपयोग करते हैं तो उससे भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। जी, और इसके अलावा क्या कारण है जिसकी वजह से मसूड़ों में गम का कैंसर पैदा होता है? जी, एक तो ये आप निमोनिक्स के तौर पे 5S आपने याद कर लिया। पहला जी याद करने के लिए स्मोकिंग, जिसमें ऑल फॉर्म ऑफ टोबैको, सुपारी सारा आ गया। ये मत हम्म समझिएगा कि स्मोकिंग से ही होगा। स्मोकिंग, चबाने वाला गुटखा, खैनी, तंबाकू, पान, हर तरह का सुपारी, सब कुछ। सेकंड स्प्रिट, सुपारी ऑल भी? फॉर्म ऑफ एल्कोहल। जी, मतलब जी जी, सुपारी कैंसर कारक है? सुपारी भी कैंसर का कारण है। और अच्छा चलिए, इस पे चर्चा हुई तो मैं बता दूं। डॉक्टर अंशुमन का हमारे साथ सिग्नल कट गया है, बट डॉक्टर अंशुमन अभी जैसे भी जुड़ रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से कैंसर खतरनाक हो जाता है। यानी कि अगर आप जो मुंह का हाइजीन है उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर फोकस नहीं करते, दांत लगवाते हैं, कई बार हम नकली दांत लगवा लेते हैं और दांत वहां पे भी हम कई बार सस्ते और महंगे इन सारे चक्करों में फंस जाते हैं। तो वहां पे भी हमें देखना चाहिए कि हम जिस डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं वो कितना एक्सपर्ट है, उनको कितनी नॉलेज है, उनका कितना एक्सपीरियंस है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए हम स्वास्थ्य के लिए अब थोड़े से पैसे बचाने के लिए, चंद पैसे बचाने के लिए हम कोई बड़ी बीमारी बुला रहे हैं। हम कई बार देखते हैं कि भाई वो फला ट्रीटमेंट इतने पैसे में दे रहा है और फला ट्रीटमेंट इतने पैसे में। जिस तरह से भी डॉक्टर अंशुमान बता रहे थे कि जो ये ट्रीटमेंट है, यानी कि जो फिलिंग है, जो उसका मटेरियल उसमें यूज किया जाता है, अगर वो भी गलत है तो भी आपको कैंसर का कारण हो सकता है। और हम कहते हैं, सुनते हैं अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में कि देखे वो तो न तंबाकू खाते थे, न गुटखा खाते थे, न शराब पीते थे, न सिगरेट पीते थे, उसके बावजूद भी उनको कैंसर हो गया। तो जो ये उनको कैंसर हो गया वो क्यों हुआ, ये भी आपने डॉक्टर अंशुमान से सुना। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी डॉक्टर अंशुमान।
जी, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से कोई बात कनेक्शन चला गया था। हम सुपारी मतलब की इतने चर्चा हो रही थी। लोग बैठे हुए हैं, बट चीजें इतने अच्छे से हम लोग कनेक्ट भी कर पाते हैं, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं साथ में, तो उन्हें हमें जी, बियर जी, करना जी, पड़ता है। जी, सुपारी पे चर्चा हो रही थी। जी सुपारी आम तौर पे कई लोगों से मैंने सुना है कि जिनको पता नहीं सुपारी भी कैंसर का कारण है। और खास करके हिंदुस्तान में सुपारी आपने देखा होगा, इवन बड़े लोग भी अपने बच्चों को ऐसे ही कहते हैं, लो बेटा थोड़ा मीठी सुपारी या कच्ची मीठी सुपारी सुपारी, खा यस। लो। जी जी, सुपारी कैंसर का कारण है। एरेका नट करके जो हमारे यहाँ कॉमन है, और असम नॉर्थ ईस्ट में जब जाएंगे तो एक कल्चर में उनके है, तांबुल बोल के इसको खाते हैं, रूटीनली तांबुल। कच्ची सुपारी खाते हैं। जी इसमें एक अल्कलॉइड निकलता है जिससे एक तरह का नशा है, इसके ऊपर फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं और सुपारी रेगुलर लेने लगते हैं। सुपारी से कैंसर तो होता ही होता है, खास करके एक अलग तरीके की तकलीफ है, खास देखा गया है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारे एडजॉइनिंग कंट्री जहां ये कल्चर है पान और सुपारी खाने का। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक टेक्निकल टर्म है। ओरल मतलब माउथ, जी सबम्यूकस फाइब्रोसिस मतलब जो मुंह के अंदर की स्किन है उसके नीचे एक जाली सी बनती है और मुंह को छोटा करने लगता है। तो आमतौर पे आप कैसे पता करेंगे कि आपके मुंह का साइज छोटा हो गया? अगर आप सुपारी या तंबाकू का सेवन करते हैं तो अपनी 3 उंगलियों को ऐसे रखें, एक के ऊपर एक, और जी मुंह खोल के दोनों ऊपर नीचे दांत के बीच में ले जाने की कोशिश करें। अगर ये 3 उंगलियां डायरेक्ट अंदर जा रही है तो माउथ हम्म ओपनिंग, मुंह का खुलना आपका बराबर है। और अगर इसमें ऐसा लगता है 3 उंगली नहीं जा रही है, टाइट हो रही है, या 2 उंगली करनी पड़ रही है, तो मतलब मुंह का साइज आपका छोटा हो रहा है। ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की वजह से होता है। दूसरा आप क्या देखेंगे, आईने में जब सुबह ब्रश करते हैं तो मुंह के अंदर की स्किन को आप चेक करें। नॉर्मली एक स्वस्थ इंसान के मुंह के अंदर की स्किन, मसूड़ा, गाल, जीभ, इन सब की स्किन पिंक दिखती है, गुलाबी। मतलब ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल स्किन के तह तक आ रही है, सतह गुलाबी दिखता है। अगर हम्म ये सफेद लिए दिखने लगे, मटमैला दिखने लगे। जी डॉक्टर अंशुमन के साथ शायद फिर थोड़ा सा टेक्निकल सुपारी इशू आ का गया। इस्तेमाल करते हैं या का इस्तेमाल करते हैं, जी तो आप हाँ, समझ लीजिए इस तरह का बदलाव डॉक्टर शुरू हो अंशुमन गया थोड़ा है सा दोबारा तुरंत। रिपीट कर दीजिए, क्योंकि फ्रीज हो गया था जब आप कह रहे थे कि सतह जो है मटमैली दिखने लगे। जी, जी, सतह अगर मटमैली दिखने लगे तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये स्वस्थ नहीं है। और देखिए बड़ी अच्छी बात है, उसमें तो हमारा मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिसिन इतना डेवलप नहीं था। आयुर्वेद में चरक संहिता में लिखा हुआ है कि मुंह पूरे शरीर की खिड़की है। मतलब हम्म एक वैद्य उसमें मुंह के अंदर झांक के बताता था कि ये इंसान स्वस्थ है या नहीं है। आज हम मेडिकल में भी पाते हैं कि अगर मुंह के अंदर की चमड़ी स्वस्थ नहीं दिख रही है, मटमैली दिख रही है, सफेदी लिए दिख रही है, तो मतलब आपके हो सकता है इंटरनल भी कुछ बीमारी हो, लेकिन मुंह की तो हालत खराब जरूर है। और जरूर। खास करके सुपारी तंबाकू लेने वाले में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, जो इटसेल्फ ही खतरनाक है और कैंसर का कारक भी है। तो कैसे चेक करेंगे? अंदर की चमड़ी चेक कीजिए और 3 उंगलियों को लगा के देखिए। अगर इसमें कोई भी तीन खराबी उंगली दिख रही है, ऐसे ऐसे अगर जा रही हैं तो बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल तो 3 उंगलियां अगर सीधी सीधी जा रही है बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो आपका माउथ ओपनिंग ठीक है। अगर हम्म। इसमें कमी लगे तो आसपास जो भी डेंटल के डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट हों उनको जाके मिलें और इसकी जांच करा लें। डॉक्टर अंशुमान, यहाँ पे एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा। जब आपका कनेक्शन टूट गया था तो मैं लोगों को यही बता रहा था कि जब हम डेंटिस्ट के पास भी जाते हैं तो कई बार डेंटिस्ट से जो आप कह रहे थे कि भाई जो उसकी फिलिंग करा रहे हैं उसकी अगर फिलिंग गलत है या केमिकल अच्छा नहीं यूज किया गया है तो उसकी वजह से भी कैंसर हो जाते हैं, जो नकली दांत लगाते हैं। तो उस केस में हम अच्छे डेंटिस्ट को पहचाने कैसे कि कौन सा डेंटिस्ट अच्छा है? कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो पैसे 2 रुपए कम ले रहा है या 2 रुपए ज्यादा ले रहा है XYZ, तो उस केस में वो कम पैसे वालों के पास भी चले जाते हैं। तो क्या सिर्फ पैसा ही कंपैरिजन के लिए हमारे मतलब उसको आइडेंटिफाई करें, या हम देखें कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है? जी, बहुत अच्छा सवाल। देखिए यही अच्छी बात लगती है मुझे संजीवनी टीवी के प्लेटफॉर्म से, कि बिल्कुल जो समाज से जुड़ी हुई अंदर की चीजें हैं वहां पे बात होती है, ना कोई जल्दीबाजी होती है। देखिए बहुत अच्छी बात है, कैसे पहचानेंगे? अब सब लोग कहते हैं मैं बेस्ट हूं,
आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो क्वालिफाइड होना चाहिए। बेसिक डेंटल ट्रीटमेंट के लिए बीडीएस की डिग्री होती है, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, नंबर वन। जी नंबर टू, स्पेसिफिक दांत के इलाज के लिए अलग अलग एमडीएस की डिग्री है, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। जी पेरियोडोंटिस्ट होते हैं, एंडोडोंटिस्ट होते हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं, इस तरह के अलग अलग डिग्री होती है। तो चलिए, इतने डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो दो संदेश है। एक, डॉक्टर से मेरा ये संदेश है, आप मटेरियल पे, इलाज पे, पैसे के कारण कॉम्प्रोमाइज ना करें कि किसी के जान के साथ खिलवाड़ है। तो मोस्ट ऑफ द डेंटल के डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं। होता क्या क्यों है? पंजाब में, बिहार में, बंगाल में आपने देखा होगा, इस्तेहार लगा के सड़क के किनारे लोग डेंटल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। जी जमीन पे बैठ के दांत निकाल रहे होते हैं, छोटे से खोमचे में, जो डेंटल के डॉक्टर के यहाँ कुछ दिन ट्रेनिंग कर लिए होते हैं, वो छोटे खोमचे लगा के खोल लेते हैं और कहते हैं मैं सस्ता इलाज करता हूं, मैं भी उन्हीं डॉक्टर साहब से सीखा हूं। तो देखिए, खतरनाक हो सकता है। उसको हम कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। अब डॉक्टर से सीख के डॉक्टर नहीं बन सकता है, उसको मटेरियल की। फिर ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे चाइनीज मटेरियल उपलब्ध है मार्केट में। तो जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है, कभी नहीं चाहता है उसके मरीज के जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। उसका चार्ज, उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही हो तो आपको बता देगा कि महंगा है भाई, इतने में करा ले। लेकिन जो कंपाउंडर जैसा सीख के निकलेगा, वो कभी भी ये नहीं करेगा, चाहेगा अपना रेट कम करना ताकि आप उससे आकर्षित हो जाएं। आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट ना करें। ऑपरेशंस क्या होने वाले हैं वो पता नहीं होगा और इसलिए वो सस्ता भी दे देगा। सस्ता भी दे देगा, और उस फीलिंग से प्रॉब्लम होती है। एक तो नंबर हुई डेंटल फीलिंग की। दूसरी प्रॉब्लम, जो दांत बनाते हैं, आपने आर्टिफिशियल डेंचर देखा होगा, कभी किसी का एक दांत टूट गया या दो दांत टूट गए, या बहुत बुजुर्ग होते हैं तो सारे दांत नकली लगाते हैं। उसमें जब दांत की फिटिंग होती है, अगर कहीं पे आपको जीभ में दांत टच हो रही हो, या गाल में जो आर्टिफिशियल दांत लगा है वो टच हो और बार बार आपको इरिटेट करे, मतलब बार बार जीभ उस पर जाता हो, या गाल के अंदर आपको लगता हो कहीं चुभ रहा हो, मतलब जी ये डेंचर जो बना है एप्रोप्रिएट नहीं बना है। इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनको बताएं कि इसका करेक्शन चाहिए, आप इसको ठीक कर दें। तो इससे जी आपको पता चलेगा कि दांत की खराबी है, आपके डॉक्टर करेक्ट कर देंगे। यही चीज होगा जब आप झोला छाप या नीम हकीम के पास जाएंगे, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कमी रही कहां और मैं क्या ठीक करूं। यहीं पे डिफरेंस आ जाता है, कैसे आप पहचानेंगे सही डॉक्टर कौन है और कौन सही नहीं है। जी डॉक्टर अंशुमान, कैंसर की बात हो रही थी लेकिन आपने ओरल हेल्थ की बात करी और डेंटिस्ट की तरह आप सुझाव देने लगे, ज्ञान देने लगे, बताने लगे। तो डॉक्टर इनका पूछ रही हैं कि आप कौन सा ब्रश, कैसे हम पहचाने कि हमारे लिए, हमारे दांतों के लिए कौन सा ब्रश अच्छा है, टूथब्रश अच्छा है, और क्या राइट टेक्निक्स हैं ब्रश करने की देखिए, जिससे इसके हम लिए धक्का दे सकें। इसके लिए बहुत अच्छा सवाल डॉक्टर रेणुका ने पूछा है। और इसके लिए एक इनफैक्ट जागरूकता, पूरी तरह से अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, स्कूल एज से बच्चों को अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग दें इन जनरल ओरल हेल्थ, उसमें दांत की सफाई, मुंह की सफाई, भोजन का ख्याल, ये सारा कुछ उसमें आएगा। जिसमें बहुत सारी आदतों पे बात होगी, तंबाकू पे बात होगी, च्युइंगम चबाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, रात को खा के सो जाते हैं, रात को ब्रश नहीं करते, बहुत सारा कुछ है। तो सबसे पहले हेड टू हेड कंपेयर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन टूथपेस्ट बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं और आपको ये समझना जरूरी है, एक एक करके मैं बताता चलता हूं कि सारे टूथपेस्ट आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो पहले टूथपेस्ट की जानकारी लीजिए। और अगर आप भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं तो आज मानिए कि दातून, जो एक बहुत समय से स्टैब्लिश पद्धति है, उसमें वाकई गुण है और उसमें नुकसान नहीं है ओरल हेल्थ के पॉइंट से। अब आ जाइए कि जो मॉडर्न लोग हैं, जो दिल्ली मुंबई में रहते हैं, जिनके पास दातुन की उपलब्धता नहीं है, लेकिन दातुन की उपलब्धता है। नीम के पेड़ दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, हर जगह है। लेकिन मैं फिर भी एक आपके प्रैक्टिकल कंसर्न की बात कहता हूं। ब्रश 3 तरह के होते हैं आमतौर पे। जब आप ब्रश खरीदने जाते, लिखा होता है सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। लोगों की फीलिंग क्या है कि हार्ड ब्रश से अच्छी सफाई होती है, ये पहले दिमाग से निकाल दें, वहम है आपका। हार्ड ब्रश इस्तेमाल नहीं करना, वो आपके मसूड़ों को डैमेज करता है। बेसिक टेक्निक क्या है मुंह की सफाई या दांत की मसूड़ों की सफाई की, कि जब आप क्लीन करते हैं तो जो दांतों के बीच में फंसे हुए फूड पार्टिकल्स हैं, जो खाना आपने खाया है
या कोई भी गंदगी चिपकी हो, उसमें एक क्लीनिंग, मैकेनिकल क्लीनिंग जी इफेक्ट डॉक्टर से अंशुमान, निकल जाए। शायद से मेरी तरफ भी हेलो, आ गया। हेलो, जी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? तो डॉक्टर अंशुमान बता रहे हैं और मेरी आवाज हम पहुंच लोग रही है? देख रहे थे कि भाई मेरी आवाज पहुंच रही है? हार्ड नेटवर्क बीच में टूट गया था और इस बार शायद मेरा नेटवर्क चला गया था, बट कोई बात नहीं, हम जुड़ गए हैं और डॉक्टर अंशुमान भी अभी जुड़ रहे हैं। क्योंकि बात यही हो रही थी जो डॉक्टर अंशुमान बता रहे थे कि हमें ब्रश कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बता रहे थे कि 3 तरह के ब्रश आते हैं, सॉफ्ट ब्रश, मीडियम और हार्ड। और कई बार वाकई में जिस तरह से डॉक्टर अंशुमान बता रहे थे कि हम ये सोच के ले लेते हैं हार्ड ब्रश कि शायद ये हमारे दांतों की अच्छे से सफाई करेगा, और वो दांतों को और मसूड़ों को घायल करता है। ये मेरा अपना अनुमान है, अनुमान नहीं मतलब ये अपना एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद से मैं सॉफ्ट ब्रश में चला गया, क्योंकि ब्रश तो अल्टीमेटली हमें उसको सॉफ्ट चाहिए ताकि हमारे ना मसूड़ें घायल हो, ऐसा ना लगे कि हमने ब्रश कर लिया अच्छी तरह से। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ आ गए हैं। जी डॉक्टर अंशुमान, जी, हम ब्रश आप बिल्कुल सही कैरी ऑन कर रहे थे रविंद्र जी। एग्जैक्टली यही बात है कि हार्ड ब्रश को अवॉइड करें और सॉफ्ट ब्रश पे जाएं। बेसिक पर्पस है ब्रश के ब्रिसल्स का क्लीनिंग करना। दूसरा ये है कि अभी क्या है, सब्स्टिट्यूट में कॉमर्शियल वर्ल्ड में बहुत सारा प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत होने लगा ब्रश में। तो प्लास्टिक इटसेल्फ बहुत सुटेबल नहीं माना जाता है किसी भी इन जनरल हेल्थ के लिए। तो उसको अगर अवॉइड करें तो ब्रश की क्वालिटी, नायलॉन या इस तरह के जो ब्रिसल्स होते हैं, इन सब की क्वालिटी को पहचान के ही लेना उचित है। दूसरा, तो जहां तक डॉक्टर रेणुका गौतम ने सवाल है, डॉक्टर अंशुमान, जैसे आपने कहा ब्रश की क्वालिटी को पहचान करके लेना, अब ये लेमैन के लिए तो बड़ा मुश्किल है कि ब्रश को पहचाने कैसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूं कुछ जो कंपनीज हैं उनके पास एक स्टैंडर्ड, जो मानक हम कहते हैं, गुणवत्ता का मानक, उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सर्टिफिकेट लेने के लिए जब भी एजेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके मटेरियल की टेस्टिंग होती है। उस टेस्टिंग के मानक पे अगर खड़ा हो तो उस पे उनका सर्टिफिकेशन का स्टैंप और नंबर लगा होगा। तो आप समझे, जैसे बहुत सारे, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो जानते हैं कि डेंटल हेल्थ, ओरल हेल्थ में बहुत नामी कंपनी है, तो जी उनके डॉक्टर प्रोडक्ट को अंशुमान, मानक है। मैं आपसे कंपनी और ब्रांड पूछ भी नहीं रहा था कि ऐसा ना लगे कि हम किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या है कि एक लेमैन को पता होना चाहिए कि वो कौन सा ट्रेडमार्क देखे या कौन सा सर्टिफिकेशन देखे उस टूथब्रश के पैकेजिंग के ऊपर, जिसकी वजह से वो उसको लेने की कोशिश करे या उसको ले सकता है उसके लिए जो ठीक रहे। जी देखिए, जो भी टाइम टेस्टेड, जैसे आप जानते हैं किसी भी क्षेत्र में एक गुणवत्ता को बहुत सालों तक बरकरार जब रखता है, तब उसका जाके पब्लिक के बीच में एक इमेज बनती है। तो आप भी जानते हैं ओरल हेल्थ में ब्रश और टूथपेस्ट में 2-3 ऐसी कंपनियां हैं जो टेस्टेड है, उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है टाइम टू टाइम, और ये कंपनी को अपना प्रोडक्ट सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास सर्टिफिकेट मार्क के लिए, और उसको टेस्ट करके तब पब्लिक के लिए लाया जाता है। लेकिन कुछ बाबा भी आ गए हैं जो भावनाओं से खेल के और बहुत सारे टूथपेस्ट और बहुत सारी चीजें लाने लगे हैं। तो आप मान लीजिए कि देखिए, ऐसी कोई विलक्षण प्रतिभा आज तक धरती पर पैदा नहीं हुई है कि योग भी करा दे, दवा भी बना दे, जींस भी बना दे, ब्रश भी बना दे, टूथपेस्ट भी बना दे। ऐसी कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं पैदा हुई है। तो आप स्टिक कीजिए, लाइफ आपकी है, तो स्टिक कीजिए, टूथपेस्ट, ब्रश, इन चीजों का ध्यान दीजिए, और नहीं तो सीधा सीधा आप दातुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गुड ऑल्टरनेटिव है इंडिया के सेटअप के लिए।
जी डॉक्टर अंशुमान, ये अब बड़ा अच्छा आपने इसमें चीजें ऐड ऑन हुई हैं कि भाई कैंसर की जो और भी चीजें हैं, जो तंबाकू और इन सबके अलावा, यानी कि डेंटल हेल्थ हमारी अगर नहीं अच्छी रहती है तो उसकी वजह से भी कैंसर हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसमें और लेना चाहता हूं, फिर वैद्य आनंद पांडे जी च्युइंगम के बारे में पूछ रहे हैं। जब हम होटल्स में जाते हैं तो होटल्स में डेंटल किट हमें प्रोवाइड करी जाती है, तो जो वो डेंटल किट प्रोवाइड की जाती है, जो उसमें टूथब्रशेस होते हैं, तो क्या वो यूज करने लायक होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल नहीं। आप कभी भी डेंटल किट उठा के देखिएगा, होटल में कोई सर्टिफिकेट मार्क उस पे नहीं लगा होगा। होटल जी उसके डब्बे पे होटल का नाम छपा होगा, ब्रश जी इटसेल्फ पे नहीं हो। वो बल्क मैन्युफैक्चरिंग है और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ये लोग बल्क में खरीदते हैं, चाइना से खरीदते हैं, जो प्लास्टिक का ये और बहुत सस्ते क्वालिटी का दिया जाता है। इसलिए बेहतर है कि इन चीजों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। बहुत छोटे छोटे एहतियात की जरूरत है और इस तरह के प्रोडक्ट का, मास बाइंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। अगर एक दो बार यूज करना पड़े तो कोई उसमें तो तो कोई हर्ज दिक्कत नहीं है? नहीं है। नहीं जी नहीं जी। नहीं, कैंसर की दो थ्योरी है, अगर इस पे समझना चाहते हैं इन जनरल, कि जी कितने समय तक किसी ऐसे तत्व का एक्सपोजर हुआ और कितना फ्रिक्वेंट आप करते हैं। दो चीजों का बड़ा महत्व है। तो फ्रिक्वेंसी कम होनी चाहिए या ना के बराबर होनी चाहिए, और लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना हो, तो आपको रिस्क लंबे नहीं अरसे है। तक इस्तेमाल ना हो। एक इसी पे लास्ट क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। जो टूथब्रश है, कितने समय पे, कितने इंटरवल पे हमें चेंज कर देना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, आज तो आपने तो ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं, मतलब इसके लिए मैं बार बार जागरूकता की बात करता हूं, और हमारे साथ जो ट्रेनिंग में डेंटल के डॉक्टर बाद में अपने सारी डिग्री करने के बाद जब कैंसर की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो उनको मैं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस काम पे लगाता हूं कि पब्लिक में जाके जागरूकता जरूर करो, इनकी कमी है। आमतौर पे एक ब्रश की लाइफ यूजुअली लगभग 1.5 से 2 महीने की होती है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि ब्रश आपका खराब हो गया? हो सकता है 1.5 महीने से पहले खराब हो। अगर ब्रिसल्स मुड़ने लगे बाहर की तरफ, मतलब नॉर्मली ब्रिसल्स ऐसे होते हैं अपस्टेज, और ये अगर बाहर की तरफ ऐसे फ्लेयर अप होने लगे, तो समझ लीजिए इस ब्रिसल्स में क्लीनिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, मतलब साफ करने की क्षमता खत्म हो गई है, या जी बहुत रफ होने लगे तब खत्म हो गई है। एक और यहां पे मैं बात कह दूं, बहुत अहम बात है, कभी भी ब्रश को जब आप घर पे रखते हैं क्लीन करने के बाद, तो कोशिश करें कि एक्सपोज्ड ओपन ना रखें, नंबर 1। नंबर 2, घर के सारे सदस्य इकट्ठा ब्रश ना रखें। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के ट्रांसमिशन को जो हम लोग चेक कर रहे हैं, उसमें जो ओरोफेरेंजियल कैंसर, मुंह के पीछे के हिस्से का कैंसर, जिसका मैंने बताया था सर्वाइकल कैंसर में जो वायरस होता है, आ रहा है, उसमें एक सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन हमें लग रहा है कि कॉमन शेयरिंग, जो आपका ब्रश का ग्लास या कंटेनर या होल्डर होता है, ये हो सकता है। इसलिए हर सदस्य अपने ब्रश का इस्तेमाल करें, वही करें, दूसरे के साथ साझा न करें, कॉमन कंटेनर में न रखें, और ब्रिसल्स के ऊपर कैप भी लगाता है, कैप को कवर करके तब रखें। इन 3 चीजों का ध्यान देना है। जी, इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। और एक डॉक्टर इनका पूछ रहे थे, जो करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ इज मिस्ड आउट। ओ सॉरी, यस, डॉक्टर रेणुका ने पूछा था, बीच में कनेक्शन चला गया था। देखिए, जी करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ ये है, नंबर 1, आपको अपने मसूड़े को घायल करने से बचाना है, तो ब्रश का इस्तेमाल, मसूड़ा कहते हैं, डॉक्टर रेणुका तो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर नहीं वो समझ ले, दांत के ऊपर की लगी चमड़ी को मसूड़ा कहते हैं, जिंजाइवा कहते हैं कॉमन, या गम्स इंग्लिश में। उस पे ब्रश के ब्रिसल्स ज्यादा घिसे नहीं, रगड़े नहीं। दूसरा, ऊपर के दांत जो होते हैं इस तरह से, उसमें ऊपर से नीचे ब्रिसल्स को चलाएं इस तरह से, ठीक, और नीचे के दांतों की श्रृंखला में नीचे से ऊपर की तरफ चलाएं इस तरह से। ये आउटर सरफेस की क्लीनिंग हुई। अंदर के सरफेस की क्लीनिंग, ऊपर इस तरह से ब्रश को चलाएं, नीचे के दांत के लिए मतलब ब्रश के टिप से आप इस तरह से क्लीन करेंगे, ना कि ऐसे जो ब्रश को आप घिसते हैं। ये बिल्कुल गलत टेक्निक है। ये ब्रश, इनमें ऐड में आप आश्चर्य कीजिए, बड़ी बड़ी कंपनी ऐड में दिखाती है ब्रश को इस तरह से घिसते हुए। ये गलत टेक्निक है। इससे आपके दांत का इनेमल खराब होता है, जो व्हाइटनिंग है दांत में, ये खराब होता है। दूसरा, गम्स की इंजरी बेतरतीब होती है, तो आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इनसाइड आउट,
इनसाइड आउट, ये टेक्निक का इस्तेमाल करना है और मसूड़ों के इंजरी के मसूड़ों को घायल होने से बचाना है। जी डॉक्टर अंशुमन, अगर हम दांतों पे ही भी चल रहे हैं तो इसमें एक और क्वेश्चन है कि जो लोग ब्लीच कराते हैं अपने दांतों की, तो क्या उससे भी कैंसर के आसार बनते हैं? उत्तम क्वालिटी की ब्लीच का जो प्रोडक्ट है उससे कैंसर का कोई रिस्क नहीं देखा गया है। अगर ब्लीच कराते हैं, जिसको एस्थेटिक डेंटिस्ट्री कहते हैं, एक अलग विभाग है डेंटिस्ट्री में, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री भी कहते हैं, अगर ब्लीच कराते हैं तो प्रॉपरली क्वालिफाइड एमडीएस डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे ब्लीच का इस्तेमाल करेंगे, उससे नहीं। लेकिन फ्रीक्वेंट ब्लीच नहीं कराना है, कैंसर का रिस्क नहीं है, इससे नहीं कराना है, क्योंकि आपका इनामल कमजोर होता है और फिर बहुत फ्रीक्वेंट ब्लीच कराने के बाद दांत आपके कमजोर हो सकते हैं, लेकिन कैंसर का रिस्क नहीं है। कैंसर का रिस्क नहीं है। जी वैद्य आनंद पांडे जी पूछ रहे थे कि च्युइंगम से भी कैंसर हो सकता है, जबकि मॉडर्न युग के लोग बताते हैं कि च्युइंगम चबाने वाले तेज दिमाग के होते हैं। नहीं, देखिए, अब ये तो आइंस्टाइन ने कभी च्युइंगम नहीं चबाया था, न्यूटन ने कभी च्युइंगम नहीं चबाया था, भाभा होमी जहांगीर भाभा ने च्युइंगम नहीं चबाया था, जगदीश चंद्र बोस ने च्युइंगम नहीं चबाया था, मैंने भी च्युइंगम नहीं चबाया है, आपने भी नहीं चबाया होगा, वैद्य जी ने नहीं चबाया होगा। तो कहने का मतलब कि च्युइंगम इंटेलिजेंस के लिए या दिमाग तेज करने के लिए उपयोगी होगा, ये मानना गलत है। न कोई उसमें ऐसा तत्व है, न कुछ हो सकता है। च्युइंगम स्टाइल में टीनेजर्स में जरूर ये होता है, स्टाइल करने के लिए, कुछ बोलते हुए चबाने की आदत डालने के लिए उसमें करते हैं। लेकिन च्युइंगम में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, देखिए, नॉन डिजॉल्व होने वाला कोई जो प्रोडक्ट हो, जो आपके चबाते चबाते भी खत्म नहीं हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है आपके हेल्थ के लिए उपयोगी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसमें सैक्रिन या इस तरह के केमिकल डाल जाते हैं जिससे स्वीटनिंग प्लस जो फ्लेवर आता है, सारे केमिकल्स हैं। और केमिकल्स इन ऑल फॉर्म, कैंसर की थ्योरी ये मानती है कि कोई भी केमिकल आपके लिए घातक हो सकता है, इसलिए जितना हो सके रासायनिक तत्व, केमिकल, खास करके आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर केमिकल से दूर रहें। इसलिए च्युइंगम किसी भी तरह से आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, उसके इस्तेमाल करने से कहीं दिमाग बढ़ने की कोई बात नहीं सामने आई। जी डॉक्टर अंशुमान, हमने तो ये आज बात करी कि भाई जो मसूड़े हैं उनका जो कैंसर होता है, क्या क्या वजह हो सकती हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। अब इसका अगर किसी को हो जाए तो फर्स्ट स्टेज में वो डायग्नोज कैसे करे, यानी कि क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? जी, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे कॉमन जो लक्षण है मसूड़ों के कैंसर का, वो है ब्लीडिंग गम्स। मतलब जब भी ब्रश आप करते हैं, कुछ खाना खा रहे होते हो तो थोड़ा सा ब्लड आ जाना, आप ढूंढते रहेंगे ब्लड आया कहां से, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इवन सिंगल एपिसोड अगर ब्लीडिंग गम का भी हो, एक बार भी मसूड़े से खून निकले, आप उसको इग्नोर मत कीजिए, तुरंत आप अपने डेंटल के डॉक्टर के पास जाइए, उसका चेक कराइए। एक बात। दूसरी बात, आपको पैनिक नहीं होना है, डर नहीं जाना है कि ब्लीडिंग गम मतलब कैंसर होता है। सबसे कॉमन कारण गम्स या मसूड़े से खून का निकलना, पायरिया मतलब गम का इंफेक्शन, जिंजिवाइटिस किसी तरह से गम में सूजन, या विटामिन सी की डेफिशिएंसी, ये कॉमन कारण है। लेकिन अगर मान लीजिए 100 में से 90 लोगों में कॉमन कारण मिले और 10 लोगों में कैंसर की बिल्कुल शुरुआत हो रही है और आपके डेंटल के डॉक्टर ने उसको पकड़ लिया और ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले लिया कि इस तरह की चीज मिली है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको प्री कैंसर स्टेज में रोक दिया जाएगा कैंसर बढ़ने से। तो स्टार्टिंग का लक्षण है ब्लीडिंग का, पहला। दूसरा लक्षण जो है लूज टीथ, मतलब दांत हिलने लगे। मतलब यह है कि आमतौर पे 65-70 साल में दांत हिलते हैं, या दांत में कोई सड़न आ जाए तब दांत। अगर हाल फिलहाल में आपने देखा कि सडनली आपके दांत हिलने लगे, कोई कारण नहीं है, तो ये दूसरा लक्षण हो सकता है। अनएक्सप्लेन टूथ एक, दांत में दर्द होता है लेकिन उसका कारण नहीं समझ में आ रहा है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, आपके डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा है, तो हो सकता है अंडरलाइंग कैंसर डेवलप हो रहा है, उसकी जांच कराएं। तो 3 कॉमन जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, ब्लीडिंग गम्स, लूजनिंग ऑफ टीथ एंड टूथ एक, ये 3 कॉमन लक्षण है, इसको इग्नोर नहीं करना है। मसूड़े का ये होता है, या सडनली ये तीनों में से कुछ नहीं है, आपने सुबह ब्रश किया और चेक करने की आदत डालें। जैसे मैं कह रहा हूं बार बार, जागरूकता की जरूरत है। तो ब्रश करते समय हर इंसान को अपने ओरल एग्जामिनेशन करना है।
एक मैं कहता हूं सब लोग अपना ओरल एग्जामिनेशन करें और महिलाएं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें। अमेरिका ने हालांकि हटा दिया इसको, लेकिन इंडिया के लिए आज भी मैं रिकमेंड करता हूं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, कभी और चर्चा करेंगे। ओरल एग्जामिनेशन में क्या करना है, होंठ को नीचे करके ऊपर नीचे वाले होंठ को चेक करें, पूरे गम्स को चेक करें, जीभ को साइड में चेक करें, जीभ के सरफेस पे चेक करें जब क्लीन करते हैं, जिसको टंग क्लीनिंग कहते हैं, जीभ को तालू में लगा के जीभ के निचले हिस्से को चेक करें, ये रोज चेक करें। और इस चेक करने के दरमियान कहीं छोटा भी कोई जख्म दिखे, आपको दर्द नहीं हो रहा हो, तब भी समझ लीजिए हो सकता है जख्म कैंसर का लक्षण तो नहीं बन रहा है, तो एक बार संपर्क जरूर कीजिए। जख्म में अगर दर्द हो रहा है तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। उस कंडीशन को कहते हैं एप्थस अल्सर, मतलब पेट की कब्जियत, इनडाइजेशन कारण कोई थोड़ा सा जख्म हो गया तो डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर देखेगा, उसकी दवा दे देगा। लेकिन उसी समय आपको जागरूक होना है। और मुंह का कैंसर ऐसा एक कैंसर है जिसको प्री कैंसर स्टेज में हम पकड़ सकते हैं और कैंसर डेवलप होने से रोक सकते हैं, इसलिए आपके सहयोग की भी जरूरत है। जी, ये प्रीति नायर जी पूछ रहे हैं कि मसूड़े पे दाना होता है तो क्या इंडिकेशन है? मसूड़े पे जो दाना होता है, जिसको आमतौर पे हम म्यूकस रिटेंशन सिस्ट कहते हैं, मतलब एक पानी की छोटी सी थैली होती है जो उभर के आ जाती है। अगर दाने का सरफेस, सतह उसका चिकना दिख रहा है या थोड़ा नीलापन लिए दिख रहा है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, एक माइनर सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर होता है, एडनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा और इस तरह की चीज होती है, वो भी कभी कभी मसूड़े पे दाना लेकर प्रेजेंट करता है। तो अगर हाल फिलहाल में अगर मसूड़े पे दाना हुआ है और ये रह गया बरकरार, म्यूकस रिटेंशन सिस्ट आमतौर पे खत्म हो जाता है, अगर बरकरार रह गया या इसका साइज बढ़ने लगा तो जरूर अपने डॉक्टर को मिले और उसको चेक कराएं कि कोई एबनॉर्मल लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। जी, तो यानी कि जो मुंह के कैंसर के लिए जो आपने बताया, हमें डेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम चाहे टोबैको लेते हो या ना लेते हो, अल्कोहल लेते हो या ना लेते हो, बट हमारे जो डेंटल हेल्थ है वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए, नहीं ये कहीं ना कहीं हो सकता है किसी को कैंसर का भी कारक बन जाए। एक डॉक्टर अंशुमान, जो एक पायरिया नामक बीमारी होती है दांतों में, क्या उसका भी कहीं कैंसर वगैरह से लेना देना है? जी, पायरिया एक कॉमन लैंग्वेज में, आम भाषा में बिल्कुल बोलते हैं, जिसको टेक्निकली हम लोग जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस इस नाम से जानते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब किसी भी तरह से दांत या मसूड़े में पस का जमा हो जाना, ये पायरिया कहते हैं। एज सच पायरिया का मुंह के या मसूड़े के कैंसर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पायरिया और मुंह का कैंसर एक लक्षण लेके ही प्रेजेंट कर सकता है। मतलब पस निकल सकता है या खून निकल सकता है, पायरिया का भी लक्षण हो सकता है, कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। इसलिए पायरिया आप डायग्नोसिस बना के या इंटरनेट पे पढ़ के, डॉक्टर गूगल से हेल्प लेके उसका इलाज ना करें, अपने डेंटल के डॉक्टर को दिखाएं और उससे चेक कराएं कि वाकई ये पायरिया है तो इसका इलाज कर दें। तो पायरिया अगर होगा तो हफ्ते 10 दिन में बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर डेंटल के डॉक्टर ने भी देखा, इलाज भी कर दिया और अगर ये पायरिया ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएं। हो सकता है कैंसर के लक्षण डेवलप हो रहे हों, जो हो सकता है उसमें डेंटल के डॉक्टर से भी मिस हो रहा हो, तो अर्ली स्टेज में इसकी पकड़ हो जाएगी। जी जी, यानी कि शुरुआत में मतलब बड़ा डाइसी सा है कि मतलब कहाँ कौन सी बीमारी जन्म ले रही है अंदर अंदर, आपको पता नहीं लग पाता कई बार। तो यानी कि आपको, आप जो कह रहे हैं जागरूक, आपको पहले से ही जागरूक होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है, तो उसके बाद एक टेस्ट करा लेने में आई थिंक कोई बुराई नहीं है। जी, इसमें रविंद्र जी, सच में मैं आपके प्लेटफॉर्म का शुक्रगुजार इसलिए हूं कि हर समय आपकी कोशिश ये रहती है कि जनता तक जागरूकता कैसे पहुंचाई जाए, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2 चीजों को समझना। नंबर 1 कि कैंसर के लक्षण और आम बीमारियों के लक्षण ऑलमोस्ट एक ही होते हैं, ये एक्सपर्ट ही डिफरेंशिएट करता है कि आम लक्षण है या पहला ये। दूसरा, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए अपने डॉक्टर से मरीज का और मरीज से डॉक्टर का, दोनों तरफ से कमी हुई है, दोनों हाथ आगे बढ़ाइए और ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। ये ह्यूमन लाइफ का सवाल है। तो ये जो काम आप कर रहे हैं जागरूकता का, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। किसी भी चैनल के माध्यम से अभी तक तो मैंने करते देखा नहीं है और संभव भी नहीं लग रहा है। ट्रस्ट बिल्डिंग करें, एक दूसरे पे विश्वास करें और खुल के पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ एक दोनों बात करें एक दूसरे से। आप देखिए मैक्सिमम बीमारी से हम पहले ही रोक लेंगे, उसको बहुत खतरनाक होने से हम बच सकते हैं।
जी, यानी कि ऐसी स्टेज पे ना पहुंच जाए जो कह देते कि अनक्योरेबल है, तो वहां हम उसको रोक सकते हैं। डॉक्टर अंशुमान, अगर मान लीजिए अब जैसे चीजें हो गई, अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह से है और किस स्टेज पे कितना हानिकारक है ये, जो हम जी मसूड़े के कैंसर की बात कर रहे हैं, गम कैंसर की बात कर रहे हैं? जी, मसूड़े का कैंसर आमतौर पे बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाता है अगर पब्लिक जागरूक है तो। लेकिन आमतौर पे मैंने देखा जो खैनी खाने वाले लोग होते हैं जी। उनमें एडवांस स्टेज में क्यों आता है, मैं बताऊं आपको उसका कारण। मैंने पूछा है, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी पे बताता हूं। जो खैनी खाते हैं आमतौर पे खैनी खैनी को ऐसे होंठ को हटा के नीचे रखते हैं या गाल के हम्म। अंदर रखते हैं। उनसे जब मैं पूछता हूं कि आप इतना एडवांस लेके क्यों आए, तो उनका ये मानना है खैनी में चूना लगा के खाते थे और डॉक्टर साहब जख्म तो बहुत दिनों से था, मुझे 6 महीने 8 महीने से जख्म है, लेकिन मैं सोचता था चूने से कट गया है। और ये हम्म। उनकी अपनी फिलॉसफी होती है। तो उनको कि अगर ज्यादा छोड़ दिया जाए, कट गया। जी, ज्यादा चूना डल गया इसलिए कट गया, तो उनकी ये अपनी फिलॉसफी है। पहले तो उस फिलॉसफी को खत्म करें। अगर उनको हटा दें तो आमतौर पे मसूड़े के कैंसर के मरीज बहुत अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, क्योंकि जख्म होता है या ब्लीडिंग गम होता है या दांत हिलने लगते हैं, तुरंत आते हैं डेंटिस्ट के पास या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आते हैं, उसकी पकड़ हो जाती है। स्टेज 1 स्टेज 2 ऑलमोस्ट 100% क्यूरेबल है। सर्जरी होती है, उस हिस्से को निकाल दिया जाता है, उसके साथ साथ गर्दन में जो गिल्टियां बनती हैं उनको निकाल देते हैं, क्योर हो जाता है। स्टेज 3 लोकली एडवांस, मतलब उस जगह पे बीमारी बड़ी हो गई है। और स्टेज 4A यहां तक भी बीमारी क्यूरेबल है। स्टेज 4B और 4C इनक्यूरेबल है, ठीक नहीं कर सकते, हम सिर्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जितनी जल्दी बीमारी पकड़ में आए तो समुचित इलाज हो और आपकी लाइफ बच जाए, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो जागरूकता इस स्टेज तक लाना है, पहले प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन पे ना हो जाए तो अर्ली डायग्नोसिस, इस लेवल पे जी। जागरूकता लाना है हमें। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी। पहले प्रिवेंशन, अगर प्रिवेंशन हो जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अदरवाइज अर्ली डायग्नोस्टिक पे तो हम पहुंच ही जाएं, हम ये ना सोचें, कयास ना लगाते रहें कि ये नहीं हो सकता, ये कुछ और होगा। कई बार कुछ लोग ऐसे भी मैं देखता हूं जो जानबूझ के, आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, इस वक्त के जो हालात हैं उसमें बहुत सारे लोगों से सुनने में ये आता है या कहते हैं, आज किसी से ऐसे ही मैं कहीं पढ़ रहा था, देख रहा था किसी की फेसबुक पे, उन्होंने लिखा था जब कोरोना की मेडिसिन ही नहीं है तो जांच क्यों कराएं। यानी कि जब कोरोना की मेडिसिन नहीं है तो आप जांच मत कराइए और घर में रहिए, आप अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा, इसके अलावा भी अलग अलग कि हर आदमी जांच कराने से बचना चाहता है, वो बचता है, अपने आप को छुपाता है कि मैं कहीं डायग्नोज कराने जाऊं, डॉक्टर्स तो अननेसेसरी आपको कैंसर से डिटेक्शन दे देंगे या कोई और दूसरी बीमारी बता देंगे। तो ये भ्रम जब लोग रखते हैं, मैं समझता हूं इस भ्रम को भी लोगों को हटा देना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी, जिस तरह से डॉक्टर अंशुमान कह रहे हैं कि अर्ली डायग्नोसिस, अगर आप जल्दी से अपनी बीमारी को पता लगा लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज भी जल्दी संभव है। डॉक्टर अंशुमान, एक जैसे आपने बात करी कि लोगों का जो मसूड़ा कट जाता है या कहीं और फट जाता है, तो मुंह में जब कुछ कट जाता है तो अपने आप, आई थिंक मुंह के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, ऐसे रसायन पैदा होते रहते हैं जो अपने आप हील हो जाते हैं। तो कितने समय में, अगर कोई घाव मुंह के अंदर हील ना हो अपने आप, तो हमें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? जी, जैसा मैंने बताया कि एक स्थिति होती है जिसको कहते हैं एप्थस अल्सर, पेट की खराबी, इंडाइजेशन, स्ट्रेस, विटामिन की डेफिशिएंसी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस कारण एक जख्म बन जाता है। आमतौर पे इसको कहते हैं 5 डेज अल्सर, मतलब ये जख्म 5 दिन में अपने आप भर जाएगा। दर्द बहुत होता है, दर्द बहुत होता है, तो लोग एप्थस अल्सर के लिए जल्दी आ जाते हैं क्योंकि दर्द हो रहा होता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं, वो ठीक हो जाता है। दूसरा, कोई ऐसा जख्म जो आपने कॉमन इलाज करा लिया। कॉमन इलाज में क्या होता है, आमतौर पे आपके डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन, कुछ लगाने की दवा, कभी स्टेरॉयड, ये सारा ट्रीटमेंट आपने करा लिया और 3 हफ्ते तक आपके ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपका जख्म ठीक नहीं हो रहा है, समझिए इसमें कैंसर या प्री कैंसर के लक्षण हैं और इसकी जांच अवश्य कराएं। तो आप क्या याद रखेंगे कि 3 हफ्ते तक कॉमन इलाज के बाद कोई जख्म नहीं ठीक हो रहा है या ब्लीडिंग गम्स ठीक नहीं हो रहे हैं तो इसकी जांच अवश्य कराएं, हो सकता है अंदरूनी कोई छुपा कैंसर हो। जी, मतलब उसके लिए सीधे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुंचना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें ट्रांसपेरेंसी के साथ और उसको दिखाएं।
जहां तक भ्रम है, आपने जैसा सवाल उठाया उसको भी क्लियर करते चलना जरूरी है। मेरी जानकारी में और मानवता की जानकारी में मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई भी होगा जो फॉल्स डायग्नोसिस कैंसर की बनाता होगा। देखिए, एक ऐसी पीड़ा होती है जिस समय डिक्लेयर किया जाता है आपको कैंसर है, वो इंसान टूट जाता है। उस समय एक ही सहारा उसको दिखता है, सामने बैठा कैंसर का डॉक्टर, कि ये बचा ले मुझे। इसलिए कैंसर की डायग्नोसिस कोई गलत बनाए, ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा होगा तो मैं उसको इंसान नहीं मानता हूं, मानव नहीं मानता हूं। जी डॉक्टर अंशुमान, यहाँ पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ कैंसर की बात नहीं कर रहा था, एक पूरी चीजों की बात कर रहा था, ओवरऑल बात कर रहा था। कई बार लोगों के अंदर मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों से डिस्कस होती बातचीत, तो ये कई लोग ऐसे निकल के आते हैं कि नहीं अभी मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, अभी जांच नहीं कराऊंगा। अरे कराने में क्या प्रॉब्लम है, करा के सेफ हो जाए, बच जाए। जी, जैसे उदाहरण में आपने कोरोना का उदाहरण दिया। देखिए, उसमें रविंद्र जी, पूरी तरह मैं पब्लिक की गलती इसलिए नहीं मान रहा हूं कि सरकार ने एडहॉकिज्म और इंपल्सिवनेस के कारण बहुत सारे डिसीजन अलग अलग लिए और अलग अलग समय पे बदलते। राज्य के हिसाब से डिसीजन अलग हैं। कहीं कह रहे हैं कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, एसिम्प्टोमेटिक भी है, तब भी आपको क्वारंटीन सेंटर में रहना है। क्वारंटीन सेंटर की हालत इतनी बदतर है कि जहां इंसान रह नहीं सकता है। तो ये डर बना दिया, फोबिया बना दिया। आपने अगर ये प्रोजेक्ट किया होता, वन कंट्री वन रूल, कि कोरोना पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक होम क्वारंटीन, कोरोना पॉजिटिव माइल्ड सिम्टम होम क्वारंटीन, कोरोना पॉजिटिव सीवियर सिम्टम हॉस्पिटल एडमिशन। अगर इस तरह से क्लियर गाइडलाइन डे 1 से होता, मैं गारंटी देता हूं सारी जनता टेस्ट कराती। क्यों कराती? मैं हर लोगों को कहता हूं, अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम्स हैं, आपको 2 ही काम करना है, टेम्परेचर चेक करना है, पल्स ऑक्सीमीटर फिंगर पे लगाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा चेक करनी है। किस लिए? हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम करके एक होता है, सैचुरेशन सडन डाउन ना हो जाए, इसके लिए डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन देना है, आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जैसा बिल्कुल सही है कि इलाज नहीं है, बिल्कुल इलाज नहीं है कोरोना का, सच में डायरेक्ट कोई इलाज नहीं है। सपोर्ट आपको करना है ताकि आपकी बॉडी जब रिकवर कर रही है उस समय तक हम आपको ऑक्सीजन दे सकें। तो अगर सरकार की तरफ से इतना क्लियर कट गाइडलाइन दिया जाता तो पब्लिक बिल्कुल कोऑपरेट करती और जांच कराती। लेकिन ठीक है, अभी भी कोई बात नहीं है, अगर कर रहे हैं तो नियम में बदलाव काफी आ रहे हैं, उस बदलाव से अवगत रहिए और जांच कराइए। डरने की आवश्यकता नहीं है। माइल्ड और नो सिम्टम, घर पे उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। होम क्वारंटीन इज स्टिल रिकमेंडेड एंड द बेस्ट मेथड। जी डॉक्टर अंशुमान, आज हमने चर्चा करी मसूड़ों के कैंसर के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में हम कौन से कैंसर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं? अभी हम माउथ के, आई थिंक हमने टंग के कैंसर की बात कर ली, थ्रोट कैंसर की बात कर ली, जीभ के कैंसर की भी बात कर ली, और गालों के कैंसर की हमने शायद बात नहीं की है, जो अंदरूनी हो जाते हैं। जी, गाल के कैंसर की हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन रविंद्र जी, मेरा ये मानना है कि जब हम ये दर्शकों के लिए कर रहे हैं, जन जागरण के लिए कर रहे हैं, तो उनकी भागीदारी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं तो आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, जो लोग देख रहे हैं, कि आप हमारे चैनल संजीवनी टीवी पे लिख के भेजें कि आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट में, किस कैंसर की चर्चा। हम लोगों ने आज तक जो चर्चा की है, मैं रिवाइज करने के लिए बता देता हूं। पेशाब की थैली का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर जिसको कहते हैं, प्रोस्टेट कैंसर की चर्चा की है, स्तन कैंसर की चर्चा की है, सर्वाइकल कैंसर की चर्चा की है, टंग कैंसर की चर्चा की है, माउथ कैंसर की चर्चा जनरल की है, और मसूड़े कैंसर जिसको आज कार्सिनोमा एल्वियोलस के नाम से जानते हैं, इसकी चर्चा की है। अब मैं चाहूंगा आप बताएं, अदरवाइज आगे आने वाले समय में जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, प्राइवेट पार्ट हाइजीन एंड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इन चीजों पे भी चर्चा होगी, कैसे आप करेंगे। और आप नहीं बताएंगे तो हम तो लेके आएंगे अगले हफ्ते फिर इसी समय। 2-3 लोगों के आए हैं, ओवरी कैंसर कह रहे हैं और स्किन कैंसर 2 लोगों ने कहा है। जी तो ठीक है, अगले एपिसोड में स्किन कैंसर कर देते हैं, उसके अगले एपिसोड में ओवरी कैंसर कर देंगे, ओवरी एंड यूट्रस दोनों को मिला देंगे। मैं चाहता हूं कि जो माउथ वाला हमारा पार्ट है वो एक बार पहले हम खत्म कर लें, फिर उसके बाद हम उस पे जाएं। जी, तो स्किन कैंसर जो है मेनली तो इसी एरिया में, हेड एंड नेक एरिया में होता है, लेकिन कभी भी आर्म्स में, कभी बैक पे, कभी पाँव में होता है। तो ये स्किन कैंसर उसमें हम अगली बार कवर कर लेंगे। माउथ कैंसर
अगली बार हम कवर करते हैं जिसको चीक का कैंसर, बक्कल म्यूकोसा का कैंसर कहते हैं, स्किन कैंसर अगली बार करेंगे, और इस एरिया में होने वाले और जो कैंसर, थायराइड का कैंसर जिसको ग्वाइटर या घेघा की बीमारी कहते हैं, ग्वाइटर, इसको कवर कर लेंगे, और लाल ग्रंथि का कैंसर, पैरोटिड कैंसर। तो अगली बार जो चर्चा करेंगे हेड एंड नेक कैंसर को कंप्लीट करने के लिए कार्सिनोमा बक्कल म्यूकोसा और कार्सिनोमा चीक, स्किन कैंसर, थायराइड कैंसर एंड पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कैंसर, इनकी चर्चा कर लेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद। जिन दर्शकों ने लिखा उनका रियली धन्यवाद कि वो बहुत उत्सुक होकर देखते हैं इस कार्यक्रम को। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान, धीरे धीरे लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होती जा रही, क्योंकि लोग अपने बाद में भी कमेंट्स लिखते हैं और मैसेज भी डालते हैं कि भाई कैंसर के बारे में और क्या क्या जानकारियां हमें मिल सकती हैं, जो सिम्टम्स आप बताते हैं। एक तो जिस तरह से आप बताते हैं उसकी लोग बहुत तारीफ करते हैं कि डॉक्टर अंशुमान बहुत ही सरल तरीके से चीजों को समझा देते हैं कि जो बाद में आपको दोबारा कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा नहीं रह जाता कि वो समझ में नहीं आया। तो जो आप एक लेमैन लैंग्वेज में समझाते हैं चीजों को, जो दर्शकों को अपने आप चीजें समझ में आ जाती हैं, उन्हें लगता है कि हाँ, कि ये जो मैंने आज सीखा, जो आज डॉक्टर अंशुमान कुमार ने हमें बताया, वो हमें समझ में आ गया है और इससे हम आगे दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, उनके अंदर भी जागरूकता फैला सकते हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपका भी ये प्रयास बहुत सार्थक है और आपके लिए हम और हमारे दर्शक बहुत ही शुक्रगुजार रहते हैं कि किस तरह से आप अपना समय निकालते हैं और हमारे दर्शकों को देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान, और हम नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।